कल हम लोगों ने जहां तक पढ़ा था, आज हम लोग उससे आगे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था और हम लोगों ने कुछ सवाल किया था। कूलम्ब्स लॉ के बारे में सवाल करने के बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ का ही एक और सवाल देख रहे हैं। कल तक हम लोग डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। डिस्क्रीट का मतलब है जो पॉइंट चार्जेस थे उनके बारे में बात करते थे। हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी कंटिन्यूअस चार्ज बहुत सारे डिस्क्रीट चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। तो आप ये बात बहुत आसानी से साबित कर सकते हैं कि इस हिसाब से अगर हम लोग किसी एक रॉड को या किसी एक रिंग को, डिस्क को, जिसको भी चाहें, उसको बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं और फिर उस छोटे हिस्से के लिए कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर देने के बाद अगर हमारी इच्छा होगी तो हम लोग उन दोनों चीजों को एक साथ मिला के इंटीग्रेशन के या समीशन के माध्यम से पूरे ऑब्जेक्ट के लिए कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग एक सवाल लिखते हैं कि भाई a rod of length L is uniformly charged with charge Q. A point charge having charge plus a small q is kept at distance small a from one end of the rod. Find Coulomb force which is operated between रॉड एंड पॉइंट चार्ज। बस ये एक सिंपल सा सवाल है। इस सिंपल से सवाल के लिए अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको सिंपली एक ऐसा डायग्राम बना देना है। ये हमारा एक रॉड है जो यूनिफॉर्म है और यहां से इधर की तरफ थोड़ी दूरी पे एक स्मॉल चार्ज प्लस क्यू ले लीजिए, इसका चार्ज प्लस क्यू। क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली दूरी को L लिखा गया है जबकि ये वाली दूरी को स्मॉल a लिखा गया है। दोनों के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम लोगों को पता करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये कहेंगे कि इस पूरे रॉड के लिए एज अ होल इसका इंटरेक्शन फोर्स अगर पॉइंट चार्ज के लिए निकालना हो तो हम लोग सीधे सीधे कूलम्ब्स लॉ यूज नहीं कर सकते। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि इस रॉड का एक छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं। ये dx जो हिस्सा होता है ये बहुत छोटा होता है। ये रॉड के लंबाई के कंपैरिजन में इतना इनसिग्निफिकेंट होता है कि हम लोग इसे चाहे तो आराम से कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ही है। दूसरा, यहां से जो दूरी है पॉइंट चार्ज से, जो हमने एलिमेंट काटा है उस एलिमेंट की, उसको हम लोग x के बराबर लिख लेते हैं। तो फिर आप बहुत आराम से ऐसा कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेटमेंट अपना होना चाहिए कि भाई let us consider an element of
length dx which is at distance x from which is at distance x from point चार्ज। फिर हम लोगों को अगला काम ये करना है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग आराम से ये कह सकते हैं कि टोटल चार्ज है रॉड पे Q के बराबर और रॉड की लंबाई है L के बराबर, तो इसको Q बाई L हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। फिर अगला स्टेप होना चाहिए हमारा कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंटल पार्ट, एलिमेंटल पार्ट पे जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा उसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि Q बाई L पर यूनिट लेंथ में चार्ज है और उसको हम लोग सिंपली dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये पता चल जाएगा। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग इसको dq नाम भी दे सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला काम फिर ये करना है कि भाई फोर्स ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन element and force of interaction between element and point charge, ये df के बराबर लिख लेते हैं और ये df होना चाहिए k dq इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं k q बाई l dx इंटू स्मॉल q बाई एक्स स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं k कैपिटल Q स्मॉल q बाई l इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर के बराबर। फिर कोई समस्या नहीं है, चले दीजिए। फिर अगला काम ये करना है कि ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकला है एलिमेंटल पार्ट और पॉइंट चार्ज के बीच में, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है और इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रॉड एंड पॉइंट चार्ज। ये F के बराबर होगा, F का मतलब df का इंटीग्रेशन, df का इंटीग्रेशन मतलब k कैपिटल Q स्मॉल q बाई l dx बाई एक्स स्क्वायर। आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें पुट करना है, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो आप कहोगे ना कि x की मिनिमम वैल्यू है a के बराबर और x की मैक्सिमम वैल्यू है a प्लस l के बराबर। तो हम लोग यही काम करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे a से a प्लस l तक। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करिएगा कि कैपिटल Q स्मॉल q बाई l बाहर हो जाएगा, ये dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स होगा और ये आखिरी वाला जो वैल्यू पुट करने का काम है ये आप लोग स्वयं कर लेंगे और बताएंगे कि क्या अपना रिजल्ट रहा। कितना समय हो गया ये बताइए? 9 चलता है। हम लोग कूलम्ब्स लॉ में ही आगे बढ़ते हैं और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। आप लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम जो शब्द है उसका सीधा अर्थ है कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो उस पार्टिकल पे जीरो होना चाहिए जिस पार्टिकल पे इक्विलिब्रियम की चर्चा आप कर रहे हैं।
तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फोरमोस्ट क्राइटेरिया किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में होने की यही है कि उसके नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से अपना मतलब है कि ऐसा नेट फोर्स का 0 होना किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जबकि उसके सराउंडिंग में अदर चार्जेस प्रेजेंट हो। तो इन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस लिख लेते हैं। इसके बाद से कुछ पुरानी बातों को याद करते हैं। जैसे ये टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में आप लोगों ने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा है। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम दरअसल 3 तरीके का होता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम भी 3 तरीके का होगा। पहला जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल में सिंपल सी बात है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को if charged particle at equilibrium is displaced, then it comes back to its इक्विलिब्रियम पोजीशन। सिंपल सा स्टेटमेंट है। स्टेबल के लिए सबसे जरूरी यही बात है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है उसको आप उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो वो वापस उसी जगह पे लौट के आने की कोशिश करेगा जैसा पहले हो रहा था। दूसरा, पहले सबको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। If charged particle at equilibrium is displaced, then it does not come back to its equilibrium position। ये अनस्टेबल का के बारे में है। और थर्ड वाला होता है अपना न्यूट्रल। न्यूट्रल के लिए क्या है कि भाई if charged particle at equilibrium is displaced, then it neither go away nor comes back to इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब आप उसको डिस्प्लेस करके जहां रख देंगे वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको किधर डिस्प्लेस किया है या आपने उसको किधर भेजा है। ये सब बातों से उसको कोई मतलब नहीं। मैं अगर क्विकली इस टॉपिक को समराइज करूं तो सिंपली यही बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो कि बाकी सारे चार्ज पार्टिकल्स के प्रेजेंस में किसी जगह पे रखा हुआ है, अगर उस चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स 0 लगता है, नेट कूलम्ब फोर्स या नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप ये कह सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को एक्सपीरियंस कर रहा है। दूसरा, अब इस तरह के एक्सपीरियंस करने में जो इक्विलिब्रियम होगा वो 3 तरीके का हो सकता है। पहला इक्विलिब्रियम का तरीका है जिसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें कि चार्ज पार्टिकल को अगर कहीं डिस्प्लेस कर दिया जाए तो वो वापस लौट के आने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल चार्ज पार्टिकल को अगर आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया है तो वो वहां लौट के आने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, वो वहां से दूर चला जाएगा। और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसमें ना तो वो पास आने की कोशिश करेगा ना दूर जाने की कोशिश करेगा, जहां पे रख दोगे वहीं पे पड़ा रहेगा। फिर हम लोग कुछ इसका एग्जांपल लेते हैं और मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स देता हूं इस पे जो आप लोगों को सॉल्व करना है और वीडियो देखने के बाद उसका सॉल्यूशन अपने ग्रुप में पोस्ट करना है।
चलिए सबसे पहले हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में अपने पास दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बिल्कुल मिड पे हमने क्या किया है, एक और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख दिया है। अब आप ये कहोगे ना कि अगर ये दूरी दोनों की बराबर है, मान लो ये दूरी a है और ये भी दूरी a है, तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्सन का फोर्स लगता है। रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो ये वाला कोशिश करेगा कि हम लोग इसको इधर डिस्प्लेस कर दें, दूसरा वाला कोशिश करेगा कि हम इसको इधर डिस्प्लेस कर दें। आप ये देख सकते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। मतलब ये जो बीच का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट एक तरह का इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हम लोग इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कोई एक तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने इसको डिस्प्लेस करने के लिए हम लोग थोड़ा कर्व चेंज कर लेते हैं। मान लो कि अगर मैं इसको डिस्प्लेस करके यहां रख दूं, तो आप कहोगे ना कि इधर से लगने वाला जो फोर्स होगा, ये फोर्स बड़ा होना चाहिए और इधर की तरफ लगने वाला फोर्स छोटा होना चाहिए। इसके पीछे जिम्मेवार है कूलम्ब फोर्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ होना। जैसे यहां से इस फोर्स, यहां से इसकी दूरी ज्यादा हो जाएगी, दूरी ज्यादा हो जाएगी तो डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स घट जाएगा। और इन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई है तो इनका जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि हम लोगों का जो पार्टिकल है, डिस्प्लेस्ड पार्टिकल, वो एक नेट फोर्स किधर की तरफ एक्सपीरियंस करेगा, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड। तो लेफ्ट वर्ड अगर ये एक्सपीरियंस करेगा तो इसको वापस लौट के कहा जाना चाहिए, बिल्कुल सेंटर पे पहुंचना चाहिए। इसका अगला काम हम लोगों को क्या करना है कि इसी पार्टिकल को आप क्या करो कि थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस करो। इधर की तरफ डिस्प्लेस करने पे इस बार भी उल्टा होने वाला है। जैसे इन दोनों के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है, दूरी बढ़ गई है तो फोर्स छोटा हो जाएगा, और इन दोनों के बीच की दूरी कम हो गई है तो ये फोर्स बड़ा हो जाएगा। जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, एफ नेट की वैल्यू बढ़ जाएगा, और एफ नेट की वैल्यू अगर ये बढ़ जाता है तो इसको वापस कहाँ जाना चाहिए, उसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं ना कि हम लोग जिधर भी डिस्प्लेस करते हैं, ये उसके अपोजिट चलने की कोशिश करता है और बार बार लौट के कहां पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि ये जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। देखो साफ शब्दों में देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हो कि लाइट चीजें रिकल करती हैं। तो लाइट चीजें रिकल करती है तो आप जैसे ही किसी के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करोगे, वो चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करके वापस पुरानी जगह पे भेज देगा। ये इसके भी ज्यादा पास जाने की कोशिश करेगा तो ये इसको भी रिपेल करके वापस पुरानी जगह पे भेज देगा। तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का मामला है। अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग सेकेंड तरीके से देखते हैं। सेकेंड तरीके में हमें क्या करना है, फिर से वही दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, फिर से आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये डिस्टेंस ए रखा है मैंने, ये डिस्टेंस भी ए रखा है। मान लो ये प्लस क्यू चार्ज पुराने जैसा ही अभी प्लस क्यू चार्ज है। इस बार मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे बीच पे एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं। जैसे ही नेगेटिव चार्ज को आप किसी एक तरफ डिस्प्लेस कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप डिस्प्लेस करोगे, मान लो इस चार्ज की तरफ डिस्प्लेस करोगे तो क्या बनना चाहिए स्थिति, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज के आते ही इस तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा और इस तरफ लगने वाला फोर्स छोटा हो जाएगा, और ये पार्टिकल नेट फोर्स किधर की तरफ फील करेगा, इस डायरेक्शन। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को रख देते हैं तो इनके बीच का लग रहा फोर्स बढ़ जाएगा और इधर वाला फोर्स छोटा हो जाएगा, और इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो नेट फोर्स होगा वो इधर की तरफ बढ़ जाना चाहिए, वापस यहीं पे पहुंच जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जिधर की तरफ हम लोग चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन वाला चार्ज पार्टिकल, ये उधर से लौट के नहीं आता, उसी दिशा में निकल लेता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे भले ही यहाँ पे की वैल्यू 0 है, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है।
आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल्स में कोई समस्या नहीं होगी, और अगर इस दोनों एग्जाम्पल में कोई समस्या नहीं है तो मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं, और ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको देखिए, सॉल्व करिए और फिर बताइए। तो चलिए हम लोग अगला वाला ले लेते हैं इसको। इसका नाम मैं रख लेता हूं 3, और 3 रखने के बाद हम लोग सिंपली ये काम करते हैं, ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है इसको बीच वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम लोग ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे, और इसको हम लोग 4th लिख लेते हैं, और 4th में भी ये सब बातों को मिटा देना है। इस बार भी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को भी हम ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे। आप लोगों को इन दोनों सवालों का जवाब देना है। ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको सिंपल यही इसमें हिंट दे सकता हूं कि आप लोग इसको किसी एक तरफ डिस्प्लेस कर दीजिए। जैसे मान लो इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दीजिए, आप देख लीजिए कि फोर्स वगैरह की क्या स्थिति है, फोर्स किधर लगेगा, और उस हिसाब से ये चार्ज पार्टिकल को किधर आना चाहिए। आप सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं, नीचे की तरफ भी इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, और तब भी देख सकते हैं कि ये किधर की तरफ जाएगा। तो बस ये देखना है और देख के बताना है। सिमिलरली आप यहाँ भी चाहें तो पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज सकते हैं, या पॉजिटिव चार्ज को इधर भेज सकते हैं, और देख सकते हैं कि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, और नेट फोर्स की क्या इच्छा है कि ये पार्टिकल को किधर की तरफ ले जाना चाहता है। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। फिर ये 3-4 हो गए होमवर्क। इसके बाद एक और सवाल मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं। इसको पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 कर देते हैं। ये 5th है, ये भी होमवर्क में रहेगा। आपको एक छोटा सा सिंपल सा काम करना है। ये छोटा सा सिंपल सा काम क्या है? सबसे सिंपल सा काम ये है कि इस बार हम लोग एक स्क्वायर लेते हैं जिसके चारों वर्टिसेस पे इक्वल चार्ज +Q पुट किया जा रहा है। आप ऐसे लिख लीजिए इसको कि स्क्वायर ऑफ आर्म लेंथ स्मॉल एज है, ठीक है। जहां पे ये दोनों डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, इसके डायगोनल्स के मीटिंग पॉइंट पे आपको पता करना है, डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ a positively charged point charge +Q kept at meeting point of
diagonals of the square and charge plus q is displaced along the axis which passes through meeting point of diagonals and out of the plane of स्क्वायर। इस सवाल का जवाब आप लोगों को देना है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट किया हुआ है। एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ ए के बराबर है। इसके चारों वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसका जो डायगोनल्स का मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट पे हमने एक चार्ज प्लस क्यू ले लिया है। ये प्लस क्यू को डिस्प्लेस करना है किधर? इस एक्सिस के अराउंड, आउट ऑफ द प्लेन, और फिर छोड़ देना है। फिर छोड़ के आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौट के जाएगा कि नहीं जाएगा। फिलहाल तो ये है कि इस जगह पे नेट फोर्स F की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम का पोजीशन तो है, लेकिन अब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसा है और वो कैसा बिहेव करता है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे आप इसको बाहर की तरफ खींचोगे, आप कहोगे ना कि सारे पॉजिटिव चार्जेस से जो फोर्स लगेगा लाइव चार्जेस के बीच में, वो फोर्स किस तरफ होगा? आउट ऑफ द प्लेन आएगा। हमने इस पार्टिकल को भी आउट ऑफ द प्लेन डिस्प्लेस किया हुआ है, तो कोई चांस नहीं है कि ये पार्टिकल वापस अपनी जगह पे जाए। तो इसके लिए जो कंडीशन बनेगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के जैसा बनेगा। इसी बात को क्लियर कट अच्छे से लिख लेना है और लिख के आप लोगों को बताना है। और आप लोगों के लिए एक अगला सवाल है जिसको हम लोग होमवर्क में ले रहे हैं, इसको हम पार्ट 5 कर देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 कर देते हैं। सब कुछ वैसा ही रहेगा, चार्ज को बस -q कर देना है और आप लोगों को अपनी एनालॉजी लिखनी है कि अगर ये चार्ज -q रहता है तो -q चार्ज के लिए अपना जो हिसाब किताब रहेगा वो कैसा रहेगा, मतलब जो अपना इक्विलिब्रियम होगा वो इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करना है। तो ये सवाल क्लियर है, आप लोगों को इसके बारे में लिख के बताना है। फिर आप लोग इन दोनों सवालों के बारे में सोचिए और सोचने के बाद फिर अगले दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।